तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 फर्स्ट लेसन, मुगल साम्राज्य और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत के अंदर मुगल आए थे। उन्होंने किस प्रकार से राज किया यहाँ पर, किस प्रकार से शासन किया यहाँ पर, आज हम इस टॉपिक में यही जानने वाले हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार से उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए और किस प्रकार से मुस्लिम राज्यों को, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया, कत्ल किए, सिखों के किए, कितने अत्याचार किए, आज हम इस लेसन में यही जानने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आपने इस लेसन को ठीक से सुन लिया, देख लिया, तो आपको रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके जो अभ्यास के, प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस लेसन को आराम से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। साथ ही ये लेसन आरटेट, एचटेट और सीटेट वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि इस तरह के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की बुक से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसको ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। और एक बार फिर से मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस लेसन को बड़े ध्यान से देखना, सुनना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप बिना रट्टे मारे इनके क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और एक बार फिर बता देता हूं, मोबाइल में खेलोगे सिर्फ पबजी तो बाद में बेचनी पड़ेगी सब्जी। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की स्थापना की, परंतु मुगलों को प्रारंभ से ही भारतीय स्थानीय शक्तियों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा संग्राम सिंह ने बाबर का प्रतिरोध किया। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को तो शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से ही खदेड़ दिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली एवं आगरा से मुगलों को हराकर हिंदू साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप तो आजीवन अकबर के लिए प्रबल चुनौती बने रहे। परंतु अध्याय में हम मुगल सम्राटों एवं उनके विरुद्ध होने वाले प्रारंभिक प्रतिरोधों, विशेषकर हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती एवं महाराणा प्रताप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। 1526 ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के शासक आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे तथा लड़ते रहते थे, जिसका लाभ तैमूर और चंगेज खां के वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उठाया। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध जो 1526 में हुआ था, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें आएंगी और ये कई बार प्रश्न जो है ना पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इस वंश के शासकों ने लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया। मुगल वंश को हम इस टेबल के द्वारा समझ लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले आया बाबर, 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं, उसने 1530 से 1540 तक किया। बाद में उसको शेरशाह सूरी ने यहां से भगा दिया और फिर वो बाद में 1555 में फिर आ गया और 1556 ईस्वी तक फिर उसने एक साल और शासन किया। उसके बाद उसका बेटा अकबर आया 1556 में और 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया। सबसे लंबा शासन अकबर का ही था। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया। और फिर आए शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था मुमताज की याद में, और 1627 ईस्वी से उसने 1658 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आया सबसे बेकार मुगल सम्राट औरंगजेब। गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाई को ही मार डाला था। ये 4 भाई थे, जिनमें से 3 को इसने मार करके गद्दी प्राप्त की थी। 1658 से 1707 ईस्वी में तक इसने शासन किया और यही आखिरी मुगल सम्राट था। यही इसका पतन का कारण भी बना। तो बच्चों, मुगल कौन थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के थे। वे तुर्क व मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते हैं। मुगल चगताई भाषा बोलते थे, जो तुर्की की ही एक बोली थी। उज़्बेकों से हारने के बाद बाबर ने
भारत की ओर रुख किया। अब ये उज़्बेक कौन थे? जैसे हम भारत के लोग भारतीय कहलाते हैं, उसी तरह से उज़्बेकिस्तान के लोग उज़्बेक कहलाते हैं। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी। ये लाइन देख करके मुझे एक जोक याद आ रहा है। टीचर ने बच्चे से पूछा, बाबर भारत में कब आया था बताओ? संता ने कहा, पता नहीं सर। टीचर, अबे गधे, बोर्ड पर नहीं देख सकता, नाम के साथ ही लिखा है। संता ने कहा, ओह, मैंने सोचा शायद उसका फोन नंबर। तो बच्चों, ये फोन नंबर नहीं है। 1526 से 1530 ईस्वी तक उसने शासन किया था, ये लिखा हुआ है। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह उज़्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर ने 1519 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में भारत पर 5 आक्रमण किए। तो बाबर ने 5 आक्रमण किए थे भारत में। उसका 5वां आक्रमण दिल्ली पर हुआ। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। यह युद्ध पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में लड़ा गया। तो बच्चों, ये आक्रमण दिल्ली के सुल्तान पर किया गया था, दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, लेकिन इसका युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में। इसीलिए इसको पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपों तथा तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। अब ये तुलुगमा युद्ध प्रणाली क्या होती है? ये होती है एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी युद्ध की नीति जिसमें दुश्मन को चारों ओर से घेर करके मारा जाता है, उस पे वार किए जाते हैं, उस पे तलवारों से वार किए जाते हैं, तीरों से वार किए जाते हैं। यानी तुलुगमा पद्धति का प्रयोग उज़्बेक लोग युद्ध में किया करते थे। यह युद्ध की एक ऐसी पद्धति थी जिसके अनुसार फौजें पहले शत्रु सेना के बगल की ओर मुड़ती थी और फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर हमला कर तेजी से तीरों की बौछार करती थी। और यदि सफल नहीं हुई, शत्रु सेना ने यदि उन्हें धकेल दिया, तो ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से भाग भी जाती थी। सैन्य संचालन की यह विधि बाबर ने शैबानी से शेरे कुल के युद्ध में सीखी थी और उसने इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में तथा बाद में खानवा, चंदेरी, घग्गर युद्ध और इनके अलावा अन्य युद्धों में भी किया था। इस युद्ध के बाद बाबर को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा व हसन खां मेवाती से दो दो हाथ करने पड़े तथा बाबर ने जिहाद का सहारा लेकर युद्ध को जीता। अब जिहाद क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी कि अपने मुस्लिम लोगों को अपने साथ मिला करके, धर्म का वास्ता दे करके उन लोगों को बाबर ने अपने साथ मिलाया और उसी को उसने जिहाद का नाम दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इसके बाद बाबर ने चंदेरी जो 1528 में हुआ और वह घाघरा 1529 के युद्ध में विजय प्राप्त करके मुगल वंश की नींव को सुदृढ़ किया। तो बच्चों, तुम्हें नींद ना आए तो मैं बीच बीच में आपको जोक जरूर सुनाऊंगा, ये सुनते रहना। तो मुझे पता है कि हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि तुम्हें नींद दिला देता है, नींद आ जाती है बच्चों को, लेकिन वो इसको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। लेकिन ना समझें, क्योंकि यदि कोई आदमी, यदि कोई इंसान अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता, तो ना तो वह अपने समाज का निर्माण कर सकता है और ना ही देश का कोई भला कर सकता है। इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, टीचर ने ऐसा समझाया बच्चों को, लेकिन पप्पू सो रहा था। फिर टीचर उसके पास जाकर के उसके कान पकड़ के बोली, पप्पू मैंने अभी क्या बताया? पप्पू ने कहा, मैम दिल्ली में कुत्ता बीमार है, आपने ये बताया है। तो पढ़ते हैं राणा संग्राम सिंह के बारे में। बाबर को भारत में जड़ें जमाता देखकर उस काल के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक राणा सांगा, जो 1482 से 1528 ईस्वी तक जीवित रहे, ने उसे युद्ध में ललकारा। राणा ने बहुत से भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया, जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती, पानीपत में परास्त हुए अफगान भी शामिल थे। बाबर ने राणा सांगा का समर्थन करने वाले मुसलमानों को काफिर घोषित कर दिया। राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा के 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों सेनाएं आमने सामने आ टिकी। राणा सांगा ने मुगलों के पांव उखाड़ दिए। घाव लगने से मूर्छित होने के कारण राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। राजपूतों के साहसपूर्ण प्रतिरोध को देखते हुए बाबर ने न तो उसका पीछा किया और न ही वह मेवाड़ प्रदेश पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाया। तो बच्चों, राणा सांगा एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनका इस युद्ध में एक हाथ कट गया था, एक पांव कट गया था और एक आंख भी चोटिल हो गई थी, फिर भी वो इस युद्ध में लड़ते रहे। हरियाणा के वीर मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था।
उसका जीवन संघर्षों में व्यतीत हुआ। उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। बाबर ने अब बड़ी भारी सेना के साथ अपने सिपह सालार तरसम बहादुर और नौरंग बेग को भेजा, जो पानीपत में लड़ चुके थे। मोहन सिंह की वीरता की कथाएं सुन चुके मुगलों ने धोखा देने की योजना पहले से ही बना रखी थी। मुगलों ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। जैसा कि पहले भी बताया कि तुलगुमा युद्ध करते थे मुगल, तो उन्होंने यहाँ भी यही नीति अपनाई। जब ग्रामीण युद्ध में व्यस्त थे तभी पीछे से आकर बाबर के सैनिकों ने पूरे गांव को जला डाला। मोहन सिंह गांव को जलता देख गांव की ओर वापस आए। अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। उस दिन हजारों नर नारियों और बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया और मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया। बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ ही यह भी कहा कि यदि ये इस्लाम कबूल लेते हैं तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। इस्लाम स्वीकार न करने पर मोहन सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। तो बच्चों, ये मोहन सिंह मंडार जो है अपने हरियाणा के ही कैथल से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही बहादुर वीर सैनिक थे। हसन खां मेवाती, पानीपत की विजय के बाद बाबर ने हसन खां मेवाती को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें इस्लाम का वास्ता दिया। उसने कहा कि भाई हसन खां, तू तो मुस्लिम है, कम से कम तू तो इस्लाम के खिलाफ मत खड़ा हो। और यदि उस समय कोई इस्लाम के खिलाफ जाता था तो उसी को काफिर का नाम दिया जाता था। लेकिन हसन खां की देशभक्ति के सामने मजहब का वास्ता काम नहीं आया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। जब तीर से घायल राणा सांगा हाथी के हौदे में मूर्छित हो गए और राजपूत सेना के पैर उखड़ने लगे तो सेनापति का झंडा खुद हसन खां मेवाती ने ही संभाला। बाबर को ललकारते हुए उस पर जोरदार हमला बोल दिया, मगर इसी दौरान एक तोप का गोला हसन खां मेवाती के सीने पर आ लगा और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में देश पर वीरगति को प्राप्त हुए। तो बेटा, खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा के मैदान में जो युद्ध हुआ था, वो खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। और अलवर में ही, राजस्थान के अलवर में ही हसन खां मेवाती की प्रतिमा भी बनाई हुई है। कभी जाओ तो जरूर देखना। नंबर 2, यानी बाबर के बाद हुमायूं आया था 1530 से 1540 ईस्वी तक। पहले जान लेते हैं इसी को। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते समय हुमायूं के सामने अफगानों, राजपूतों व अपने सगे संबंधियों के रूप में कई कठिनाइयां थी। उसका स्वभाव चंचल था तथा वह अफीम का आदी भी था, यानी नशेड़ी भी था। एक योग्य अफगान सेनानायक शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्धों में उसे पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। यानी कि हुमायूं के साथ जो शेरशाह सूरी ने युद्ध किया उसको चौसा और कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 15 वर्ष के निर्वासन के बाद सुर साम्राज्य के दुर्बल होने पर उसने पुणे दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से लुढ़क कर 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, आ गया है जोक सुनाने का एक समय। तो एक बार पहले इससे शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। हुमायूं के राजरोहण के 10 वर्ष के भीतर ही शेरशाह सूरी ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया। शेरशाह सूरी एक योग्य सेनानायक एवं कुशल प्रशासक। उसके मन में मुगलों के प्रति घृणा का भाव था। वह मुगलों की कमजोरियों को भली भांति जानता था। उसने 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। उसके प्रयासों से ही मुगल 1540 ईस्वी में 1555 ईस्वी अर्थात 15 वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह को रायसीन, मारवाड़ एवं कालिंजर के राजपूत शासकों के बड़े कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गई। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल में उसने सड़कें और सराहें बनवाई तथा मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में कई सुधार किए और भूमि कर व्यवस्था में भी कई सुधार किए। तो बच्चों, कन्नौज और जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में और कन्नौज का युद्ध हुआ
40 ईस्वी में। उसकी मृत्यु जो हुई वो खालिंजर के युद्ध में हुई थी, बारूद के फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, आप ध्यान से सुनते रहें ताकि आप भूल न जाए। एक लड़का एग्जाम हॉल में परेशान बैठा। टीचर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, प्रश्न मुश्किल है क्या? लड़का, नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर किस जेब में रखा हुआ है। बड़ा नकलची बच्चा था वो। तो बच्चों, हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर ने 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं तथा हमीदा बानो बेगम का बेटा था। पिता का नाम था हुमायूं और मां का नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम, उसका जन्म 1542 ईस्वी में तब हुआ जब उसका पिता दर दर की ठोकरें खा रहा था। अकबर का जन्म राजपूत रियासत रामरकोट में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा। प्रारंभ में ही उसका सामना दिल्ली के शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य से पानीपत के मैदान में 1556 ईस्वी में हुआ। तो बच्चों, ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई और ये हुई थी 1556 में, और ये हुई थी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य। इसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। हेमचंद्र वीरता से लड़ा लेकिन भाग्य से अकबर की जीत हुई। तत्पश्चात अकबर से भारत की महान वीरांगना दुर्गावती ने लोहा लिया तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने तो जीवन भर अकबर से संघर्ष किया। वह कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करके तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर समाप्त कर दिया तथा युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। इसी तरह से राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों से उदारतापूर्ण व मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके मुगल वंश के शासन को सुदृढ़ किया तथा विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो बच्चों, जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। यानी धार्मिक नीतियों के ऊपर यह जजिया कर लगाया गया था। मुगल शासन की स्थापना से ही इसका विरोध प्रारंभ हो गया था। बाबर का विरोध राणा सांगा, हसन खां मेवाती व मेदिनी राय ने किया था। अकबर का विरोध हेमचंद्र, दुर्गावती और राणा प्रताप ने किया। बाद में औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करके तो देश भर में मराठों, राजपूतों, जाटों, सतनामियों, सिखों व बुंदेलों ने मुगल वंश को ही उखाड़ दिया था। अकबर के विरुद्ध हेमचंद्र, दुर्गावती व राणा प्रताप के संघर्षमयी प्रतिरोधों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपनी सूझबूझ, पराक्रम व प्रतिभा के बल पर प्रधानमंत्री व सेनापति के पद पर सुशोभित हुए। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीतकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न किए, अपने जीवन का बलिदान दिया। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में हेमू की प्रशंसा की है। बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की, तो वो की थी अकबर के एक दरबारी अबुल फजल ने। यह भी पूछ लिया जाता है अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो वो है अकबरनामा। तो इस बात को बड़े अपने दिमाग में बैठा लेना। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गांव में 1501 ईस्वी में संत पूर्णदास के घर में हुआ था। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया था। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी तथा अरबी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। उन दिनों रेवाड़ी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था तथा इराक, ईरान के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार शुरू किया तथा शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति कराने में अहम भूमिका निभाई। तो बच्चों, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, कहीं वही बात कर दो कि एक टीचर ने पूछा सत्य और भ्रम में क्या फर्क है। बच्चों ने बताया, एक बच्चे ने कहा सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो मुझे भ्रम में मत रखना बेटा, क्योंकि ये तुम्हारे ही फायदे की बात है। मैं कोई भ्रम में नहीं रहने वाला। तुम सीखोगे, तुम ही कामयाब होगे।
हेमू प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में। शेरशाह सूरी ने हेमू की कदकाठी व योग्यता देखकर उसे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। इस्लाम शाह ने हेमू की प्रशासनिक क्षमता को पहचाना तथा उसे व्यापार व वित्त संबंधी कार्यों के लिए अपनी सलाहकार नियुक्त कर लिया और बाद में हेमू के काम से खुश होकर उसे गुप्तचर विभाग का प्रमुख बना दिया। 1552 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके 12 वर्षीय पुत्र को शासक बनाया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसकी हत्या कर आदिल शाह ने शासन की बागडोर संभाल ली। आदिल शाह एक विलासी, शराबी व निर्बल शासक था। आदिल शाह ने हेमू को शासन की समस्त जिम्मेदारी सौंपकर उसे प्रधानमंत्री तथा सेना का मुख्य सेनापति बना दिया। अधिकतर अफगान सरदारों ने भी आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, लेकिन हेमचंद्र ने अद्भुत शौर्य तथा वीरता का परिचय देते हुए विरोधियों को हराकर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की। इसके बाद हेमू को आदिल शाह ने बंगाल भेज दिया। हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। हेमू का राज्याभिषेक व उसकी घोषणाएं। मुगल सेना के दिल्ली व आगरा पर अधिकार होने के बाद आदिल शाह ने हेमचंद्र को लड़ने के लिए भेज दिया। हेमू ने आगरा के मुगल गवर्नर सिकंदर खां उज़्बेक को परास्त कर दिया। आगरा का मुगल गवर्नर कौन था? सिकंदर खां उज़्बेक। वह विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली का गवर्नर तर्दी खान बेग हेमू का नाम सुनकर घबरा गया। उस समय दिल्ली का गवर्नर था तर्दी खान बेग तथा उसने अकबर से एक विशाल सेना तुरंत भेजने का आग्रह किया। अकबर के वजीर बैरम खान ने तुरंत पीर मोहम्मद के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। तो बेटा अकबर का जो वजीर था वो था बैरम खान। भारतीय इतिहास का यह महान निर्णायक युद्ध 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद में हुआ। हेमू बड़े साहस व वीरता के साथ लड़ा और मुगल सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 3000 मुगल सैनिक मारे गए। तर्दी बेग मैदान छोड़कर भाग गया। इस युद्ध में हेमू की जीत हुई। आखिर 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति से हेमू का राज्याभिषेक हुआ। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। निसंदेह यह किसी भी भारतीय के लिए अत्यंत गौरव का दिवस था। अब हेमचंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हेमू की वीरता और साहस को देखकर उसके दरबारियों ने उसे समझाया था कि हेमू से युद्ध करना मूर्खतापूर्ण होगा। एक बार मास्टर जी ने बच्चे से पूछा, इतने दिन से कहां थे? छात्र, सर बर्ड फ्लू हो गया था। मास्टर जी, पर यह तो बर्ड में होता है, इंसानों में नहीं। छात्र ने कहा, इंसान समझाई कहां आपने? रोज तो हमें मुर्गा बना देते हो, तो हमें ही होगा बर्ड फ्लू भी। पानीपत की दूसरी लड़ाई। जहां दिल्ली में यह विजय दिवस था, वहीं बैरम खां के खेमे में यह शोक दिवस था। आगरा, संबलपुर व अन्य स्थानों के सेना नायकों ने हेमू के विरुद्ध लड़ने से मना कर दिया था तथा वे काबुल लौटने की सलाह दे रहे थे, परंतु बैरम खां हेमू से युद्ध करने के पक्ष में था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है। तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेरकर पूरी ताकत से आक्रमण किया। हेमू अपने प्रिय हाथी हवाई पर सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। तो बच्चों, हेमू के प्रिय हाथी का नाम था हवाई। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था ताकि यदि मुगल सेना हार जाए तो उसको भगाकर काबुल सुरक्षित ले जाया जा सके। हेमू अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व कर रहा था। उसने अपने पराक्रम व शौर्य से मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए। अकबर की सेना में हेमू का भय समा गया था। हेमू अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, तभी एक तीर हेमू की बाईं आंख में लगा। हेमू बेहोश होकर हाथी के ओहदे पर गिर पड़ा। अपने सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए थे। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया तथा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अकबर ने गाजी उसको बोलते थे जो काफिरों को मारने वाला होता था, और काफिर किसको बोलते थे? जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, यानी कि जो मुस्लिम धर्म से गैर मुस्लिम जो होते थे उनको काफिर बोलते थे।
गैर मुस्लिम यानी हेमू गैर मुस्लिम था, हिंदू शासक था, इसलिए उसको काफिर कहा गया। और गाजी जो काफिरों को मारने वाला होता था। हेमू का कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी गांव सोदापुर जो पानीपत के नजदीक है में हेमू का स्मृति स्थल है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अद्भुत शौर्य व वीरता का परिचय देते हुए अपने जीवन में 22 युद्ध जीते एवं 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन किया। हेमू के संघर्ष की परंपरा को रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी व गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। वह भारत के गगन में एक उछल तारे की तरह था जो चमका, दमका, धधका तथा अनंत में विलीन हो गया। तो बच्चों, पुच्छल तारे के बारे में तो आप जानते ही हो। पुच्छल तारा वो तारा होता है जिस तारे के पीछे कई तारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। हम आकाश में कई बार देखते भी हैं। तो बड़ी ही सरल भाषा में समझाया गया है। रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं अब, कौन थी वो और उसने क्या क्या कारनामे। उससे पहले एक जोक पढ़ लेते हैं भाई। टीचर ने बच्चे से पूछा, भगवान राम वनवास के लिए कब निकले थे? पप्पू ने कहा, सर सुबह 9:15 पर निकले थे, यानी 9:15 बजे। टीचर, ऐसा कैसे कहा तुमने? सर, वनवास को उल्टा करके पढ़िए। उसके बाद टीचर ने पढ़ाना छोड़कर राम कथा सुनाना शुरू कर दिया, यानी कि वनवास को उल्टा पढ़ेंगे तो 9:15 होता है भाई। हिंदुस्तान वीरों व वीरांगनाओं का देश है। इस पवित्र धरती ने न केवल पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया बल्कि अनेक वीरांगनाओं को भी जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने, धर्म संस्कृति की रक्षा करने तथा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने में बराबर का योगदान दिया। ऐसी ही एक वीरांगना थी गढ़ मंडला की रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ था। तो बेटा इसको भी याद रखें कि रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 को, और उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित कालिंजर के किले में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीर्ति सिंह थे तथा रानी दुर्गावती इनकी इकलौती संतान थी। तो रानी दुर्गावती के पिता का नाम था कीर्ति सिंह, जो चंदेल के सम्राट थे, राजपूत थे। वह सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी लड़की थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने बाल्यकाल में ही बंदूक, तीरंदाजी, घुड़सवारी तथा युद्ध कौशल में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। युद्ध कौशल के साथ साथ दुर्गावती को वीरतापूर्ण व साहस भरी कहानी सुनने व पढ़ने का भी शौक था। पिता कीर्ति सिंह के साथ रहकर उसने राजकार्य भी सीख लिए थे और उनके काम में भी वह हाथ बटाती थी। पिता को पुत्री के सर्व गुण संपन्न होने पर गर्व था। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य व सुंदरता के कारण रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के शौर्य, साहस एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह उनके साथ करके उन्हें अपनी पुत्र वधू बनाया था। तो रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? दलपत शाह के साथ, जो गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह के पुत्र थे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। महाराज संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को गोंडवाना का शासक बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से दलपत शाह का निधन हो गया। दुर्गावती ने पुत्र वीर नारायण को राज तिलक करवाकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और संरक्षिका के रूप में स्वयं शासन का संचालन करने लगी। दुर्गावती का प्रशासन व प्रजा हित के कार्य। रानी दुर्गावती एक कुशल प्रशासक थी। वह राजकार्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी तथा दरबार में सैनिक वेश में ही जाती थी। उसके नेतृत्व में गोंडवाना राज्य ने बहुत प्रगति की। प्रजा समृद्ध व वैभव संपन्न हो गई। दुर्गावती प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख का हाल पूछती थी। रानी ने जनता की भलाई के लिए मठ, कुएं, बावड़ियों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उसने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल व बचपन की दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल तथा प्रिय हाथी सरमन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उनकी स्मृति को स्थायी बनाया। तो बच्चों, उनकी बचपन की सहेली का नाम था रामचेरी और उसकी ही याद में उसने चेरी ताल का निर्माण करवाया था। उनके प्रिय हाथी का नाम था सरमन और उसके ही
की याद में उसने हाथी ताल बनवाकर उनकी समृद्धि को स्थायी बनाया था। उन्होंने नरबली, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री प्रथा व जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया। दुर्गावती का प्रतिरोध। मुगल शासक उत्तर मध्य भारत में छल कपट, लूट, अपहरण व अत्याचार कर रहे थे। उनकी गिद्ध दृष्टि से गोंडवाना कैसे बच सकता था? मालवा के पश्चात बाज बहादुर ने भी गोंडवाना राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वह दोनों युद्धों में हार गया। रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा तक फैल गया। रीवा अकबर के सूबेदार आसफ खान के अधीन था और मालवा आदम खान के अधीन था। तो बच्चों, रीवा जो राज्य था वो अकबर के सूबेदार आसफ खान के अधीन था और जो मालवा जो राज्य था वो आदम खान के अधीन था। आसफ खान ने अकबर को दुर्गावती के खिलाफ उकसाया। अकबर आसफ खान की बातों में आ गया तथा उसने 1564 ईस्वी में आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण के आदेश दे दिए। उन दिनों इस राज्य को गढ़कटंगा के दोहरे नाम से जाना जाता था। अबुल फजल के अनुसार इस राज्य की सीमाएं पूर्व में रत्नपुर से लेकर पश्चिम में रायसिंह तक तथा उत्तर में रीवा से लेकर दक्षिण में दक्कन पठार के किनारे तक फैली हुई थी। आक्रमणकारी मुगल सेना में 50,000 पैदल व घुड़सवार सेना थी, जबकि रानी दुर्गावती की सेना में 20,000 सैनिक तथा 1,000 हाथी शामिल थे। दुर्गावती ने हमलावरों को आगे बढ़ने से तब तक रोका जब तक कि वह घायल नहीं हो गई। वह 2 दिनों तक बहादुरी से लड़ती रही। बाद में उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को ही छुरा घोंप लिया। मुगल सेना गोंडवाना की राजधानी पर टूट पड़ी। गोंडवाना का शिशु शासक वीर नारायण भी अपने प्राणों की बलि देने तक बहादुरी से लड़ता रहा। आसफ खान को गोंडवाना से बड़ी मात्रा में लूट की सामग्री प्राप्त हुई। उसने भारी मात्रा में सोने, चांदी के सिक्के, सोने के बर्तन, रत्न, मोती, मूर्तियां, सोने की बनी हुई पशुओं की आकृतियां व अन्य दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुई। वीरांगना दुर्गावती ने अपने दुर्गा नाम के अनुरूप अपने देश, धर्म व सम्मान के लिए जीवन का बलिदान कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। गोंड राजवंश के इतिहास में जितनी प्रसिद्धि दुर्गावती ने अर्जित की, उतनी उस वंश के किसी अन्य शासक को नहीं मिली। आज भी उनकी याद में अनेक लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे दुर्गावती जब रण को निकली, हाथों में थी तलवारें दो, धरती कांपी आकाश हिला, जब हिलने लगी तलवारें दो, गुस्से से चेहरा तांबा था, आंखों से सरारे उठते थे, घोड़े की बागे दांतों में, हाथों में थी तलवारें दो। तो बेटा, अब आता है रानी दुर्गावती के बाद वीर बहादुर नायक हमारे जो है ना महाराणा प्रताप। सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव सीमित साधनों के बावजूद मेवाड़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाले तथा अकबर की अधीनता की पेशकश को ठुकराने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी वीरता व अथाह देश भक्ति के कारण दर्ज है। उन्होंने मुगलों की सेना के अजय होने की धारणा को नष्ट करके सभी राजपूत राजाओं को देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने हेतु प्रेरित किया। उनका पूरा जीवन ही संघर्ष की अमर गाथा है। उनके जीवन में विश्राम का नाम तक नहीं था। तो बच्चों, एक जोक सुनाता हूं। चिंटू ने सर से पूछा, सर इसका क्या मतलब है? आई एम गोइंग। टीचर, मैं जा रहा हूं। तो चिंटू, सर बताइए ना प्लीज। टीचर ने कहा, मैंने कहा मैं जा रहा हूं। चिंटू, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? बताकर जाओ, नहीं तो जाने नहीं दूंगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़, जो आज राजस्थान में है, में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, जो कुंभलगढ़ में यानी राजस्थान के कुंभलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। उनका बचपन का नाम कीका था। बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर व दृढ़ निश्चयी थे। सामान्य शिक्षा से लेकर खेलकूद तक हथियार बनाने की कला सीखने में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे धन दौलत के स्थान पर मान सम्मान व स्वाधीनता को अधिक महत्व देते थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उन्हें 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में सिंहासन पर बैठाया गया। तो बच्चों, इस पैसेज में बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, बड़े ध्यान से इसको एक बार फिर से सुन लो कि उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था और उनकी माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था और उनके बचपन का नाम कीका था और उनका जो राज सिंहासन हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था और 28 फरवरी 1572 में हुआ था। अजमेर, बूंदी, जयपुर व अन्य राजपूत राजा भी अकबर की मित्रता के प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर
समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बड़े बड़े सरदारों को बुलाकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सोने चांदी के बर्तनों का त्याग कर पत्तल में भोजन करूंगा, धरती पर सोऊंगा तथा बाल नहीं कटवाऊंगा। सभी सरदारों ने भी उनके साथ प्रतिज्ञा ली। जनमानस को संगठित करके पहाड़ियों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति बढ़ाई। तो बच्चों, एक बार सिसोदिया वंश, उसके जो संस्थापक थे बप्पा रावल थे, जिन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में इस सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जैसे शासक जो हुए उसमें हमीर सिंह सबसे पहले, जो 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक रहे। उसके बाद हुए क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी तक। उसके बाद हुए लाखा सिंह 1782 से 1421 ईस्वी तक। मोक्कल सिंह हुए उसके बाद 1421 से 1433 ईस्वी तक। और उसके बाद हुए राणा कुंभा 1433 से 1438 ईस्वी तक। उसके बाद उदय सिंह प्रथम 1468 से 1473 ईस्वी तक। राणा रायमल 1473 से 1508 ईस्वी तक। और राणा सांगा 1508 से 1527 तक। और उदय सिंह द्वितीय जो महाराणा प्रताप के पिता थे, वो 1540 से 1572 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। और उसके बाद हुए महाराणा प्रताप, जिन्होंने 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। महाराणा प्रताप के शासन के समय अकबर ने अपनी कूटनीति के चलते अधिकतर राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रखा था। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के पास दो ही विकल्प, साम्राज्यवादी क्रूर तथा चालाक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना अथवा भारत की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष। महाराणा प्रताप ने संघर्ष का मार्ग अपनाया। अकबर महाराणा प्रताप की बहादुरी, शौर्य व प्रतिज्ञा से भयभीत था। अतः उसने महाराणा प्रताप पर सीधे आक्रमण करने के बजाय मेवाड़ के चारों ओर उनके ऐसे संबंधियों और राजपूतों को शासक बनाया जो उनके विरोधी थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए कई बार प्रयास किया। इसके लिए उसने आमेर के राजा मानसिंह को भी महाराणा प्रताप से मिलने के लिए भेजा। स्वाभिमानी राष्ट्र भगत महाराणा प्रताप उसके साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जिन लोगों ने धन व प्रतिष्ठा के लोभ में और भय से यवनों को अपनी कन्या तक दे दी हो, ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे जब अकबर ने जोधा से विवाह किया था। और जोधा एक राजपूत लड़की थी, इसलिए महाराणा प्रताप ने इस बात का विरोध किया था। वे उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? ऐसे राजा से संधि करके वे अपने पूज्य बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं करना चाहते। इससे मानसिंह तिलमिला उठा तथा अपमान का बदला लेने के बाद कहकर चला गया। मानसिंह ने दिल्ली पहुंचकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भड़काया। अब आता है हल्दी घाटी युद्ध। उससे पहले एक जोक सुन लेते हैं, काफी देर हो गई है। एक औरत दुकान पर गई और दुकानदार से कहा, भैया लाल मिर्च देना। दुकानदार चिल्लाया, अरे हरी मिर्च देना जरा। औरत, पर भाई साहब मैंने लाल मिर्च मांगी है, जल्दी मंगाइए। दुकानदार, अरे हरी मिर्च ला रहे जल्दी। औरत गुस्से में, भैया मुझे लाल मिर्च लेनी है, आप बार बार हरी मिर्च क्यों चिल्ला रहे हो? दुकानदार ने कहा, नाराज मत होइए बहन जी, लाल मिर्च ही दे रहा हूं, हरी तो नौकर का नाम है। तो पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के कई प्रयासों के बावजूद भी अकबर असफल रहा। प्रताप को अब अनुमान हो गया था कि अकबर मेवाड़ पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेगा, और ऐसा हुआ भी। अकबर ने राजा मानसिंह व राणा के विद्रोही भाई शक्ति सिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहां के बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं मेवाड़ से गुजरने वाले आर्थिक व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये घाटी में जो हम हल्दी खाते हैं ना, ये मोटी हल्दी, ये वो हल्दी उस घाटी में होती थी, और उसी हल्दी घाटी में ये युद्ध हुआ था। उसी पर अकबर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए इसको हल्दी घाटी युद्ध कहा जाता है। अकबर मेवाड़ पर अधिकार करके वहां के बहुमूल्य खनिज पदार्थों एवं मेवाड़ से गुजरने वाले आर्थिक व्यापार के रास्ते पर अधिकार करना चाहता था। अकबर को यह भी भय था कि अगर राणा प्रताप सफल हुआ तो अन्य राजपूत राज्य उसका अनुसरण करने लगेंगे। राणा प्रताप को यह विश्वास था कि यदि वह अपने उद्देश्य में सफल रहा तो राजपूतों में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा तथा वे भी उसका अनुसरण करेंगे। इधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ हल्दी घाटी पहुंच गए। 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। प्रताप के साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, भामासा, झालामान और भील सरदार राणा पुंजा आदि थे। चंदावल में घाटी के मुहाने पर भील लोग तीर कमान के
साथ मौजूद थे। उनकी सेना में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का वंशज हाकिम का सुर भी था। महाराणा प्रताप द्वारा उसको मेवाड़ का सेनापति बनाया गया। हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस व सेना के उत्साह को देखकर मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। मुगल इतिहासकार बदायूनी ने स्वीकार किया कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई। मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तेज था कि मुगल सैनिकों ने भागकर जान बचाई। हाकिम का सुर हरावल उसको बोलते हैं जो युद्ध की पंक्ति में सैनिकों में सबसे आगे खड़ा होता है, या फिर उसको सेनापति भी कह सकते हैं, का नेतृत्व कर रहे थे। वे मेवाड़ के शस्त्रगार के प्रमुख थे। वे हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद होकर अमर हो गए। महाराणा प्रताप युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे, तभी उन्होंने हाथी पर सवार मानसिंह पर अपने भाले से वार किया, परंतु संयोग से मानसिंह बच गया। उसका हाथी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में प्रताप का प्रिय व बहादुर घोड़ा चेतक घायल हो गया। ये जो राणा पुंजा थे ना, ये भील सरदार थे भाई, और भील सेना के साथ महाराणा प्रताप का साथ इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में दिया था। राणा प्रताप ने इसी बात से खुश होकर उनको राणा की उपाधि दी थी और उसे अपना भाई बना लिया था। प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन वे घबराए नहीं तथा अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध की दिशा को मैदान के बजाय पहाड़ों की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तब तक झालामान ने मुगल सेना को रोके रखा और अपने जीवन का बलिदान दिया। इसी समय दो मुगल सरदारों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया। शक्ति सिंह ने यह देखा तो दोनों मुगलों को मार डाला तथा भाई के गले लग गए। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि उनमें प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस ही नहीं था। घायल चेतक ने दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। चेतक की स्मृति में बना चबूतरा आज भी उसकी स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो उसका नाम चेतक हो था, उसके घोड़े का नाम। और चेतक का मतलब होता है जो बहुत तेज दौड़ने वाला, जिसको हम कहते हैं, यानी हवा से बातें करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसका घोड़ा जो है जब दौड़ता था तो हवा से बातें करता था। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप के नेतृत्व ने जनमानस का विश्वास दृढ़ किया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। कविगण महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा में रचनाएं करने लगे थे। राजस्थान की महिलाएं उनकी वीरता व शौर्य के गीत गाने लगी थी। देशवासियों में स्वाभिमान का भाव जगने लगा था। नाट्य रूपांतरण द्वारा प्रताप की सूरवीरता को स्थान स्थान पर दिखाया जाने लगा। राणा का कठिन व संघर्ष में जीवन देखकर वे राजपूत राजा भी शर्मसार होने लगे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। ऐसे राजा अब महाराणा प्रताप के सहयोग का विचार करने लगे थे। इसी बीच प्रताप के पूर्वजों के मंत्री भामाशाह ने उनसे मिलकर अपनी सारी धन संपत्ति उनको सौंप दी। अकबर ने शहबाज खां, अब्दुल रहीम व जगन्नाथ कुशवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने भेजा, परंतु उन सबको भी हार का सामना करना पड़ा। अब प्रताप ने रक्षात्मक की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई। अक्टूबर 1582 ईस्वी में प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेनानायक सुल्तान खान ने आसपास के 17 थानों के थानेदारों को बुला लिया, लेकिन उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे मुगल सेना का वहां से हारकर भागना पड़ा। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप को अपने वश में करने में मुगल सेना की बार बार असफलता के कारण अब अकबर में प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस नहीं रह गया। अब चावंड को प्रताप ने नई राजधानी बनाई तथा आसपास के राजाओं को संगठित करने लगे। धीरे धीरे राजपूत राजा महाराणा प्रताप के साथ सहयोग करने लगे। महाराणा प्रताप ने अपनी आक्रामक नीति के अंतर्गत उन किलों को पुनः प्राप्त कर लिया जिन्हें उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अकबर के हाथों गंवा दिया। 25 वर्षों तक मुगल सेना के साथ युद्ध करते करते तथा जीवन में अति संघर्ष के कारण विश्राम न मिलने पर महाराणा प्रताप का शरीर जर्जर हो गया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। चावंड में आज भी उनके महलों व भामाशाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। चावंड के पास बाडोली गांव में प्रताप का स्मृति स्थल है। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। और उनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। उस समय वो 57 साल के थे। महाराणा प्रताप का आदर्श व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के कारण जनमानस के प्रिय थे।
युद्धों में दिवंगत वीरों के परिवारों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया। प्रताप ने कैद की गई मुगल क्षत्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान व सुरक्षा का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, जल संरक्षण व जलाशय बनाने की तकनीक का विकास किया। संस्कारी जीवन जीने की दृष्टि से उन्होंने व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। प्रताप द्वारा लिखित राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। तो भाई उसने जो पद्धति लिखी थी, उसने जो बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, उसका नाम है राज्याभिषेक पद्धति। महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। देश की समृद्धि के लिए धातुओं की खदानों की सुरक्षा की, सभी संप्रदायों का आदर किया, जनजाति के मुखियाओं को सम्मान देकर समरसता का संदेश दिया। उदयपुर के निकट हरिहर जैसे मंदिर उनके काल में शैव व वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता, करुणा, स्वाधीनता के लिए संघर्ष, नीतिगत आदर्शों का पालन, मानवाधिकार व नारी सम्मान, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं सर्वमान्य को आदर महाराणा प्रताप की महानता के प्रमाण हैं। तो ये अकबर काल की कहानी हमने पढ़ी, उसका इतिहास पढ़ा। अकबर ने महाराणा प्रताप से काफी संघर्ष किया लेकिन कभी जीत नहीं पाए, और महाराणा प्रताप संघर्ष करते करते इतने दुर्बल हो चुके थे कि 57 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इतने महान थे महाराणा प्रताप। फिर अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आता है। 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक उसने शासन किया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राज सिंहासन पर बैठा। वह अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। उसके शाही हरम में अनेक पत्नियां थी। वह बहुत अहंकारी था तथा सदा चापलूसों से घिरा रहता था। वह अपने पिता के जीवन काल में ही सम्राट बनना चाहता था। उसने अबुल फजल की हत्या करवाई। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां थी तथा उसके शासन पर नूरजहां का प्रभाव दिखाई देता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। इस घटना के बाद अर्जुन देव के पुत्र एवं छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद सिंह ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया। देखो भाई, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या भी जहांगीर ने करवाई थी। अगले आने वाले लेसन में हम सिखों के गुरुओं के बारे में ही या सिख धर्म के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नंबर 5 है शाहजहां। 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। ये शाहजहां वही है जिसने आगरा में ताजमहल बनवाया। जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था तथा उसने शासक बनने के लिए अपने पिता के समय में ही विद्रोह कर दिया था। शाहजहां में सहनशीलता का अभाव था। वह धार्मिक रूप से इस्लामिक रिवाजों को दृढ़ता से पालन करता था। उसके समय में बनारस, प्रयाग, कश्मीर व गुजरात के मंदिर तोड़े गए। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह तथा जयपुर का राजा जय सिंह उसके मनसबदार थे। यद्यपि उसने हिंदुओं को पदों से नहीं हटाया लेकिन उन्हें ऊंचे पद भी नहीं दिए। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया, जिसके कारण उसके चारों बेटों दारा, शुजा, मुराद व औरंगजेब में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को सिंहासन पर बैठाना चाहता था, जो धार्मिक रूप से सहनशील व उदार था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को परास्त करके उनकी हत्या कर दी तथा अपने पिता को कारागार में डालकर स्वयं सम्राट बन गया था। ये औरंगजेब, जो उसका शाहजहां का पुत्र था ना, चौथा पुत्र, उसने अपने 3 बड़े भाइयों की हत्या कर दी थी, क्योंकि दारा शिकोह जो है वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और बड़ा धार्मिक भी था, अच्छे स्वभाव का था। लेकिन औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी खुद सिंहासन को पाने के लिए। उसने हत्या नहीं करवाई बल्कि उसका सर कटवा करके उसके शाहजहां के पास ही भिजवा दिया था। तो औरंगजेब के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तराधिकार का युद्ध जीतकर तथा अपने पिता को कैद करके औरंगजेब 1658 ईस्वी में सम्राट बना। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अकबर द्वारा हिंदुओं के प्रति अपनाई गई धार्मिक सहनशीलता की नीति व राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति का त्याग कर दिया। तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर पुनः लगा दिए। हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटा दिया। धार्मिक मेलों पर रोक लगा दी। बनारस व मथुरा के मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें बनवाई।
जिसके फलस्वरूप जाटों, सतनामियों, मराठों, राजपूतों, सिखों व बुंदेलों के विद्रोह हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। उसकी इन नीतियों कार्यों के फलस्वरूप मुगल वंश का पतन आरंभ हुआ तथा 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य बिखर गया। यद्यपि मुगल 1857 ईस्वी तक शासन करते रहे, लेकिन उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गई। परवर्ती 11 मुगल शासक निर्बल व अयोग्य सिद्ध हुए। 18वीं शताब्दी में मराठे एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरे तथा वर्षों तक दिल्ली पर उनका प्रभुत्व छाया रहा। तो बेटा ये था मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध, हमारा जो लेसन आज का टॉपिक था। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिली हैं। यदि आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसके सभी मेन जो बातें हैं वो याद हो गई होंगी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक और मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, और इससे अगले आने वाले लेसन में हम सिख धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।